वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत आज हम देखेंगे हिटलर, नाज़ीवाद और नाज़ी दल का दर्शन, अवधारणाएं, विचार, साधन, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। नाज़ीवाद या हिटलरवाद दोनों का ही जो आधार है, उनका जो दर्शन है, वो कहीं कोई लिखित में नहीं होकर के एक परिस्थितिवश उत्पन्न हुआ और मेन कैम्प को हम इसके का आधार कह सकते हैं, या रोज़ेनबर्ग की रचना द माइथ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो विचार व्यक्त किए गए थे वही इनका दर्शन है। और चैम्बरलेन, मुसोलिनी के अलावा कांट, फिक्टे, हेगेल आदि जो विचारक है वो इस दर्शन के, इस सिद्धांत के मूल जो विद्वान है उनमें इनकी गिनती की जाती है। दार्शनिक दृष्टि से फासीवाद विचारधारा का साहित्य अधिक व्यापक है, लेकिन नाज़ीवाद का जो साहित्य बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है। वो सारा का सारा हिटलर और उसके विचार के आसपास ही सब घूमता है। हार्मोन ने लिखा है कि जर्मनी के राष्ट्रीय समाजवादी 1933 ईस्वी में सत्ता प्राप्त करने से पहले ही अपने प्रारंभिक दर्शन का निर्माण कर चुके थे। इटली के फासीवादियों ने ऐसा नहीं किया। जर्मन नाज़ीवाद पर लूथर के कैथोलिक विरोधी आंदोलन तथा उसके द्वारा कृषक आंदोलन को निर्दयतापूर्वक कुचलने की नीति के प्रभाव को भी भुलाया नहीं जा सकता। नाज़ी आंदोलन तथा कार्यक्रम के निमित्त कुछ अन्य पूर्वकालिक विचारकों ने भी दार्शनिक आधार पर कार्य किया। शोपेनहावर का ये मत है कि विवेक की अपेक्षा शक्ति का संकल्प विश्व का शासन करता है। नाज़ियों ने पूर्णतया ग्रहण किया। ट्रोट्स्की के विचारों से नाज़ियों ने राष्ट्रवाद तथा सैनिकवाद की प्रेरणा ली। नीत्शे ने उन्हें ईसाईयत, लोकतंत्र का परंपरागत नैतिकता के प्रति घृणा करने और उच्च मानवों तथा निम्नतरों के मध्य भेद करने की धारणा को ग्रहण किया। एक अन्य विचारक स्मिथ के इस तर्क को भी नाज़ियों ने अपनाया कि एक मित्र तथा शत्रु के भेद करने की कसौटी भलाई अथवा बुराई या सुंदरता अथवा भद्देपन के मध्य का सा अंतर नहीं है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा के अंतर्गत हिटलर ने राज्य को एक नाव से और राष्ट्र जाति को उसमें रखी सामग्री से समीकृत करते हुए कहा था कि नाव अपनी सार्थकता तभी सिद्ध कर सकती है जबकि वे उसमें रखी सामग्री की रक्षा कर सके। राष्ट्रीय समाजवाद की घोषणा यह है कि किसी धर्म विशेष, वर्ग, राजतंत्र या गणतंत्र की सुरक्षा की अपेक्षा राष्ट्र या जाति की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। नाज़ियों की दृष्टि में राज्य के विरुद्ध क्रांति की तुलना में राष्ट्र की अपेक्षा अधिक गंभीर अपराध है। तो वो राज्य की कल्पना करते हैं, राष्ट्र राज्य की कल्पना करते हैं। लोकतंत्र, समाजवाद के वो घोर विरोधी है और जातिवाद के पोषक हैं। जातिवाद में भी काउंट गोबिनो और चैम्बरलेन द्वारा प्रतिवादी जो विचार थे, हिटलर ने उनको हूबहू अपनाया। गोबिनो के मत से श्वेत जाति श्रेष्ठतम, पीली जाति साधारण तथा काली जाति निकृष्टतम होती है। यहूदियों को निग्रो के तुल्य मानता था। उसके मत से संकर जातियां राष्ट्रीय पतन की द्योतक है। जर्मनी की नार्डिक सभ्यता विश्व की श्रेष्ठतम जाति का निर्माण करती है। अतः यह स्वाभाविक नियम है कि उसी जाति को विश्व की समस्त जातियों को ऊपर शासन करने का अधिकार है। हिटलर ने गोबिनो के विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया।
और डार्विनवाद के साथ जातिवाद को भी तोड़ मरोड़ कर लागू किया। उसने आर्य जाति को संस्कृति निर्माता, नीग्रो तथा यहूदियों को संस्कृति विनाशक तथा जापानियों को संस्कृति वाहक कहा। उसकी धारणा की आर्य जाति में जर्मन, स्कैंडिनेवियन, डच आदि शामिल थे। संस्कृति जाति को श्रेष्ठतम मानकर उसने जर्मनी के अन्य समस्त राष्ट्रों के ऊपर शासन करने के अधिकार का औचित्य दर्शाया। रोजेनबर्ग ने भी इस सिद्धांत को खूब बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया। उसने भी ये दर्शाया कि आर्य जाति संस्कृति निर्माता है। तो इस प्रकार से जातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव के आधार पर हिटलर का सिद्धांत था और आर्यन जाति को उसने श्रेष्ठ बता करके बाकी को सबको निम्नतम बताया और वो शासित जातियां ही होगी। लोकतंत्र और साम्यवाद का उसने घोर विरोध किया। उसने कहा कि ये सब राष्ट्र राज्य को कमज़ोर करने के तरीके हैं। अधिनायकवाद में ही राज्य की भलाई है और ये समाजवाद और ये सब एक भोंतरे तरीके हैं जिनको उखाड़ करके फेंकना चाहिए। उसका जो एकमात्र उद्देश्य था कि पूंजी तथा श्रम का उपयोग राष्ट्र के हित में होना चाहिए और राष्ट्र की सामूहिक आवश्यकताओं के हित में ही उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि नाजीवाद मुख्य रूप से मध्यम वर्ग का आंदोलन था जिसे उद्योगपति तथा पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त होता रहा, अतः नाजी नेताओं को सर्वहारा वर्ग की क्रांति तथा अधिनायकवाद से घृणा थी। यानी निम्न वर्ग का विरोधी ये दर्शन था जिसके कारण इसने साम्यवाद का विरोध किया। साम्यवाद का ही नहीं, महिलाओं के संबंध में भी नाजीवाद का जो विचार है बहुत ही निम्न थे। उनका मानना था कि केवल वंश वृक्ष बढ़ाने के लिए, एक उत्तम सैनिक पैदा करने के लिए महिलाएं होती है, उनको केवल परिवार बढ़ाने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। राज्य को श्रेष्ठ सैनिक देने के लिए महिला अपनी कुर्बानी दे, ना कि साम्यवाद की तरफ बराबर के अधिकार मांगे। यानी महिलाओं को भी वो केवल संतान उत्पत्ति का साधन मानते थे। नाजीवाद में अधिनायकवाद को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हिटलर न केवल शासन का एकमात्र अधिनायक था, अपितु नाजी दल का भी एकमात्र सर्वोच्च नेता था। दल के अंतर्गत सर्वोच्च क्रम का नेतृत्व संगठनात्मक रूप का निर्माण करता था, जिसमें सत्ता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती थी और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर। दल के शीर्ष पर हिटलर को वीर पूजा की वास्तविक प्रतिमूर्ति माना जाता था। राज्य, शासन, दल, जाति, धर्म आदि सभी दृष्टियों से उसे सर्वश्रेष्ठ महामानव माना जाता था। तो इस प्रकार से लोकतंत्र साम्यवाद के विरोध के साथ साथ में अधिनायक तत्व या अधिनायकवाद का पोषक नाजीवाद या हिटलरवाद है। वो किसी भी प्रकार से सर्वहारा वर्ग की बात सुनने वाला दल नहीं है। प्रचार प्रसार के जो साधन है, नाजी कार्यक्रम में प्रचार को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। दल का उद्देश्य ये था कि राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रवादी समाजवाद के प्रति अटूट निष्ठा उत्पन्न की जाए। प्रत्येक व्यक्ति में दल की नीतियों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न की जाए। उस उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त प्रेस, सिनेमा, मंच, थिएटर, शिक्षण संस्थाओं, कला, साहित्य, विज्ञान आदि सभी पर सरकार का नियंत्रण हो और सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार उसमें हो, चाहे वो नीतियां जनहित में हो या ना हो, लेकिन उनका प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया जाए ताकि लोग उनको मानने के लिए बाध्य हो जाए। यानी उनके दिलो दिमाग में सरकारी नीतियों का आवरण, उसका भय रहना चाहिए, तभी राष्ट्र राज्य की कल्पना साकार हो सकती है। यहाँ व्यक्ति पूजा को महत्व दिया गया है। व्यक्ति जो सत्ता में जो अधिनायक है वही राष्ट्र की कल्पना है।
राष्ट्र और उस व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। इन समस्त साधनों का उपयोग दलीय प्रचार करने के लिए किया जाता था। इन साधनों को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। नाजी नेता हिटलर, गॉरिंग, गॉयबल्स आदि पक्के प्रचारक थे। नाजी नेताओं का मत था कि प्रचारक को अत्यधिक वाद विवाद, तर्क वितर्क आदि में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मुख्य बातों को बार बार दोहराते रहना चाहिए। जनता में अपने उद्देश्यों के प्रति अंधश्रद्धा उत्पन्न करना सफल प्रचारक का लक्षण होता है। प्रचार का उद्देश्य किन्हीं भावनात्मक सत्यों का प्रतिपादन करना नहीं है, बल्कि बड़ी से बड़ी झूठ को सामने रखना है। छोटी झूठ पर लोग विश्वास नहीं करते। झूठ जितनी ही बड़ी आकार की होगी, उतनी ही अधिक विश्वसनीयता जनता में उसके प्रति उत्पन्न होगी। सच्चा प्रचारक वह है जो अपने श्रोताओं में यह विश्वास उत्पन्न कर सके कि स्वर्ग नरक है और नरक स्वर्ग है। तो इस प्रकार से प्रचार तंत्र की श्रेष्ठता में नाजी दल का विश्वास था। और फिर एक गुप्तचर व्यवस्था या गुप्तचर प्रणाली। सभी अधिनायक तंत्र अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए गुप्तचर प्रथा का सर्वाधिक उपयोग करते हैं। नाजी व्यवस्था के अंतर्गत भी इस प्रथा का व्यापक प्रयोग किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि नाजी शिक्षा तथा प्रसार तथा प्रभाव इस सीमा तक जनता में किया जा चुका था कि स्वयं एक परिवार के अंतर्गत कोई सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध तक गुप्तचरी करता था। गुप्तचर प्रथा के कारण शासन के कार्यकलाप आतंकवाद पूर्ण बने रहते थे। किसी को ये ज्ञान नहीं रहता था कि कौन व्यक्ति कहाँ पर किसके विरुद्ध गुप्तचरी कर रहा है। अपराधियों के विरुद्ध लंबी चौड़ी न्यायिक प्रक्रिया जैसी कि लोकतंत्रों में पाई जाती है, नाजी व्यवस्था में नहीं थी। अतः प्रत्येक व्यक्ति शासन के विरुद्ध कुछ भी कर सकने का साहस नहीं कर सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के आदेशों तथा नीतियों के अनुसार चलने को विवश होना पड़ता था। व्यक्ति की गतिविधियों के ऊपर गुप्तचरों के अतिरिक्त प्रशासन के कर्मचारियों तथा दल के कार्यकर्ताओं का भी नियंत्रण बना रहता था। अतः नाजी व्यवस्था एक आतंकपूर्ण राज्य व्यवस्था थी। साधन के अंतर्गत फिर है बल प्रयोग। नाजीवाद अहिंसा का शत्रु है। कोई भी अधिनायकवादी व्यवस्था अहिंसा पर स्थिर नहीं रह सकती। हिटलर के मत में संगठित हिंसा एक वास्तविक भलाई है। संगठित हिंसा एक वास्तविक भलाई है। वह बल प्रयोग तथा हिंसा से भयभीत होना नपुंसकता तथा शारीरिक एवं बौद्धिक पतन का द्योतक है। हिटलर का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए युद्ध करना आवश्यक है। जो व्यक्ति युद्ध से डरता है उससे इस संसार में जीवित रहने का अधिकार नहीं है। भले ही ये बात कटु लगे, किंतु ये एक तथ्य है। नाजीवाद विवेक का दर्शन न होकर तलवार का दर्शन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नाजीवाद विवेक का दर्शन न होकर तलवार का दर्शन है। वीर पूजा, शक्ति पूजा, युद्ध लिप्सा आदि पर नाजियों का अटूट विश्वास उनके उद्देश्यों से संगति रखता है, क्योंकि राष्ट्र को आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य का साम्राज्यवादी उद्देश्य बिना बल प्रयोग तथा युद्ध के संभव नहीं हो सकता है। नाजी नेता अंतर्राष्ट्रीय कानून, शिष्टाचार तथा परंपराओं की धारणा पर कतई विश्वास नहीं रखते थे। फिक्टे तथा हेगले के प्रभाव से वे सिद्धांत का अनुगमन करते थे कि राष्ट्रों के मध्य शक्ति के औचित्य के अतिरिक्त अन्य कोई नियम नहीं होता। नाजियों ने इस शक्ति परंपरा का द्वितीय विश्व युद्ध में भरपूर प्रयोग करके जहां अपने सिद्धांतों को व्यवहृत किया, वहाँ मानवता को ये पाठ भी पढ़ाए कि राजनीति में शक्ति तत्व का मनमाना प्रयोग विनाशकारी होता है। नाजी अतिवादिता ने स्वयं नाजीवाद का ही विनाश किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाजी दर्शन, साधन, उनके जो क्रियाकलाप हैं वो टोटली भय और डर, आतंक के ऊपर आधारित था, जिसके कारण से तत्कालीन समय में हिटलर को भारी सफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे जन आक्रोश उसके खिलाफ में बढ़ा और उसे भागना पड़ा या नाजी दल का अंत हो गया।
धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, SD गवर्नमेंट कॉलेज।